हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। तो आज मेरा टॉपिक है प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मैटर की फोर्थ स्टेट के बारे में, विच इज़ प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, सबसे पहले इस चीज़ प्लाज्मा स्टेट से पहले एक चीज़ मैं कन्वर्जन आपके सामने शेयर करना चाहूँगी। पहले आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आप प्लाज्मा स्टेट को समझ पाएंगे। वो कन्वर्जन क्या है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने क्या किया, एक कंटेनर में आइस ले ली, आइस क्यूब्स, और उसको हीट दी। ठीक है, एक मैंने कंटेनर लिया, उसमें आइस क्यूब्स ले लिए और उसको गर्म किया। नॉर्मली आप अपनी डेली लाइफ में इस चीज़ को देखते होंगे, जब उसको हीट दी गई, किसको, आइस क्यूब्स को, तो जब उसको हीट दी जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पानी में। जो बर्फ है उसको जब हम गर्म करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा। ठीक है, ऐसा किस लिए हुआ, कैसे हुआ, जब हमने इसको हीट दी। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, मेल्टिंग प्रोसेस। मेल्टिंग प्रोसेस मीन्स जब हमने बर्फ को गर्म किया, हीट दी, उसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब जब वाटर को भी और हीट किया जाता है, उसको और हीट दी जाती है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मीन्स वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में। ये प्रोसेस किसके थ्रू होती है, बॉइलिंग के थ्रू। ठीक है, ये प्रोसेस किसके थ्रू होती है, बॉइलिंग के थ्रू। तो इस कन्वर्जन में आपने क्या देखा कि जब हमने बर्फ को गर्म किया तो पानी में बदल गई, आइस किस में बदल गई, वाटर में बदल गई, और जब वाटर को और गर्म किया तो वो स्टीम बन गई। आइस से वाटर बना किसकी वजह से, हीट देने की वजह से। वाटर से स्टीम बना किसकी वजह से, और ज़्यादा हीट देने की वजह से। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन हम देख रहे हैं, आइस का वाटर में बदलना और वाटर का स्टीम में बदलना, ये किसकी वजह से हो रहा है, हीटिंग की वजह से। हम उसको क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। अब वो प्रोसेस जिसमें आइस वाटर में चेंज हो रहा है बाय हीटिंग, हीटिंग के थ्रू आइस किस में बदल गया, वाटर में, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस। जब हमने हीट वाटर को हीट किया तो वो किस में बदल गया, स्टीम में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। तो इस तरीके से बाय हीटिंग आइस से वाटर और वाटर से स्टीम हमें देखने को मिलती है। ये कन्वर्जन हमें देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं स्टेट पे। आइस किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। वाटर किस स्टेट में माना जाता है, लिक्विड स्टेट में। और स्टीम कौन सी स्टेट में माना जाता है, गैस स्टेट में। तो लास्ट क्लास में हमने इन तीन स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनमें मेन डिफरेंस हमें देखने को किसकी वजह से मिला था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। कैसे देखने को मिला था, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिन्हें हम एटम्स भी बोल सकते हैं, एटम्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था सॉलिड में, वो कैसा था, बहुत ज़्यादा हाई था। वो एक दूसरे को बहुत अच्छे फोर्स ऑफ, बहुत ही हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से उनके बीच कोई भी स्पेस हमें देखने को नहीं मिलता। बट लिक्विड में वो थोड़ा सा स्पेस हमें देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा वीक हो जाता है सॉलिड के कंपैरिजन में। वहीं जब गैस पे आते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ना के बराबर हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म सा ही हो जाता है। इसीलिए उनके बीच गैप हमें मॉलिक्यूल्स के बीच
गैप हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो गैप के बेसिस पे ही हम स्टेट को डिफाइन कर पा रहे हैं। इसमें बिल्कुल नहीं है मॉलिक्यूल्स के बीच गैप, इसमें थोड़ा है और इसमें सबसे ज़्यादा है। तो एक तरीके से अगर हम देखें कि ये जो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस जो कन्वर्जन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, हीट देने की वजह से हो रहा है। तो हीट देने पर जाहिर सी बात है कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से इनके बीच गैप बढ़ रहा है। तो जब हम किसी भी स्टेट में हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, किसी भी स्टेट में हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, तो हीट क्या करती है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको वीक कर देता है। हीटिंग क्या कर देती है, वीक कर देती है, जिसकी वजह से एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि सॉलिड की फॉर्म में हमने एग्जांपल लिया किसका, आइस का। तो जब आइस क्यूब्स को हमने हीट किया तो क्या हुआ कि आइस जो जिन एटम से मिलकर बनी है उनके बीच बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, तभी तो हम कह रहे हैं वो किसी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में है। तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनके बीच में गैप नहीं है। तो जब हीटिंग दी जाती है, गर्म किया जाता है, तो वो हीट इनके बीच पहुंचती है और बीच पहुंचने से इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक हो जाता है, जिससे ये थोड़े थोड़े दूर आने लगते हैं। इनके बीच क्या होने लगता है, गैप होने लगता है। और गैप होने की वजह से यही मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर हो जाने की वजह से यही स्टेट किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। कैसे हुई भाई, जाहिर सी बात है, अगर नॉर्मल एक डिफरेंस हम देखें सॉलिड और लिक्विड में, वो स्पेस का ही तो है। इसमें स्पेस नहीं है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है। तो जब अगर इनके मॉलिक्यूल्स के बीच का थोड़ा स्पेस बढ़ा दिया जाए तो यही फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो ये बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, हीट कर रहा है। ठीक है, तो हीटिंग से क्या हो रहा है, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर हो जाने की वजह से उनके बीच थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाता है। और स्पेस बढ़े हुए स्पेस की वजह से ही वो स्टेट किस में कन्वर्ट हो गई, सॉलिड से वही कन्वर्ट हो गई लिक्विड में। किसकी वजह से, हीटिंग की वजह से, बाय हीटिंग। सेम यही प्रोसेस के साथ होती है। जब हीटिंग लिक्विड स्टेट जो है उनमें थोड़ा थोड़ा हमें स्पेस देखने को मिला, क्योंकि थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया हीटिंग की वजह से। अब इसी हीट को अगर हम और ज़्यादा बढ़ा दें तो वो पानी क्या होगा, उबलने लगेगा। उबलने से मतलब जब वो पानी किसका बना है, एटम्स का बना है। एटम्स के बीच थोड़ा सा गैप है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन थोड़ा कम है, सॉलिड के कंपैरिजन में कम है। जब हम इसको हीट देंगे तो ये गैप और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये गैप क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हीट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। अगर हम हीट को बढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम हीट को बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हीट को ज़्यादा करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और हीट को कम करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो मीन्स अगर हम ये देखें कि जितनी ज़्यादा हीट हम बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, उतनी ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस बढ़ता जाएगा। यही वजह है कि जब हम हीट करते हैं तो सॉलिड से लिक्विड बन जाती है और लिक्विड से गैस बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं प्लाज्मा स्टेट पर। ये जो तीन स्टेट है, सॉलिड लिक्विड गैस, ये नॉर्मल लाइफ में हमें देखने को मिलती है। हम अपने चारों तरफ जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो लगभग इन तीन स्टेट में कवर हो जाती हैं। बट प्लाज्मा स्टेट एक ऐसी स्टेट है जो हमें नॉर्मली देखने को नहीं मिलती। हालांकि उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं उसके एप्लीकेशंस में आपके साथ शेयर करूँगी, बट नॉर्मली हमें वो देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें मैंने इसलिए बताई क्योंकि प्लाज्मा स्टेट इन्हीं तीन के बाद आती है। अब सपोज करिए कि हम स्टीम को भी और ज़्यादा गर्म कर दें। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी उबलने लग जाता है, मीन्स भाप में बनना शुरू होने लगता है।
अब इसका टेम्परेचर हमने क्या किया, 1000 कर दिया। किसका, स्टीम का, जो स्टीम बन रही थी अब उसको भी हम और गर्म कर रहे हैं, और वो इतना गर्म कर रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल पे गर्म कर रहे हैं, 1000, 2000, 3000 केल्विन तक हम टेम्परेचर को बढ़ाते ही जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं। जब हम उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं, किसका, स्टीम का, स्टीम का मतलब किसका, गैस स्टेट का, तो वही गैस स्टेट बाय हीटिंग इन हाई टेम्परेचर प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा स्टेट इस तरीके से बनती है। कैसे बनती है, जब हम स्टीम को भी बहुत हाई टेम्परेचर पर, स्टीम मतलब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मेनली गैस स्टेट की। जब हम गैस स्टेट को, गैसियस स्टेट को बहुत हाई टेम्परेचर पर और ज़्यादा हीट करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, तो वही गैस स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि ये जो गैसियस स्टेट है ये प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट तो हो रही है बाय हीटिंग, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने के बाद, लेकिन हो क्या रहा है, ऐसा होता क्या है एटम्स में जिसकी वजह से हम उसको प्लाज्मा स्टेट बोल रहे हैं। जैसे कि इसमें हम देख रहे थे कि हीटिंग से क्या हो रहा था, एटम्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता जा रहा था और उनके बीच का स्पेस बढ़ता जा रहा था, जिससे गैस वो सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में बदल रहा था। बट गैस में ऐसा क्या होता है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे देने पर कि वो गैस से प्लाज्मा में बदल जाता है। सबसे पहली बात तो प्लाज्मा स्टेट को अगर हम एक शॉर्ट में डिफाइन करें, तो प्लाज्मा स्टेट को शॉर्ट में डिफाइन करने के लिए सबसे अच्छी स्टेटमेंट है आयोनाइज्ड गैस। जो आयोनाइज्ड गैस होती है, जो आयोनाइज्ड गैस होती है वही प्लाज्मा स्टेट कहलाती है। वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगी, प्लाज्मा स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी। क्या चीज़ रिप्रेजेंट करेगी, आयोनाइज्ड गैस। मीन्स जब कोई गैस आयोनाइज्ड हो जाएगी तो वही गैस स्टेट किस स्टेट में बदल जाएगी, प्लाज्मा स्टेट में बदल जाएगी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा ये आयोनाइज्ड का क्या मतलब है। आयोनाइज्ड का क्या मतलब है, आयोनाइज्ड को समझने से पहले एक टर्म को समझिए, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या होता है, आयोनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी गैस आयंस में कन्वर्ट हो जाती है। आयोनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें आयंस बनते हैं, ऐसे आप समझ सकते हो। वो प्रोसेस जिसमें आयंस बनते हैं वो आयोनाइजेशन कहलाती है, ठीक है। तो आयंस का बनना क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब है आयंस का बनना। अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा ये आयंस क्या होते हैं। देखिए आयंस कब बनते हैं, ये जब बनते हैं इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड होते हैं। इनको डिफाइन हम किस बेसिस पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन क्या होता है। सबसे पहली बात मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं जिसे हम फील कर सकते हैं, चाहे वो एयर हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो ये मार्कर हो, वो सब किसका बना है, मैटर का बना है। अब मैटर भी किसका बना है, एटम्स का बना है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये कमरा जो मेरे सामने, मतलब मेरे सामने ये वॉल है, साइड वाली वॉल की बात कर रही हूँ, तो इस रूम की जो ये वॉल है साइड वाली, या कोई भी वॉल ले लीजिए, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, वो किससे मिलकर बनी है। तो कोई भी चीज़ किसी चीज़ से मिलकर तब बनी होती है जब हम कब पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ किससे मिलकर बनी है, अगर हमें ये पता हो कि उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी चीज़ की, हमेशा उसी से मिलकर वो चीज़ बनी होती है। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि ये दीवारें हैं, इनकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, तो इनकी स्मॉलेस्ट यूनिट है ब्रिक। ब्रिक को हिंदी में क्या कहते हैं, ईंट। तो आप खुद देखो कि ये जो दीवार है कब बनी, ये खड़ी कैसे हुई, जब ईंट के ऊपर ईंट लगाई गई। तो अगर हम देखें आइडेंटिकली सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे मिलकर ये दीवार बनी है वो क्या है, ईंट है, ब्रिक है। ठीक उसी तरीके से
ये सारी चीज़ें जो हमें दिखाई दे रही हैं ये सब मैटर की बनी है। और मैटर किसका बना है, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, वो है एटम। ठीक है, तो मीन्स हर चीज़ किसकी बनी है, एटम्स से मिलकर बनी है। एटम क्या है, हर चीज़ का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। हालांकि ये चीज़ सबसे पहले महर्षि करत ने बताई थी, उसके बाद इसी को डाल्टन ने रजिस्टर्ड फॉर्म में बताया कि एटम से मिलकर बनी है कोई भी चीज़, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होती है। बट आज के टाइम में हम ये जानते हैं कि एटम से भी छोटी चीज़ है, एटम भी किसी चीज़ से मिलकर बना है, और वो चीज़ है 3 चीज़ें। कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सब चीज़ें एटम से मिलकर बनी है और एटम इन 3 से मिलकर बना है। ठीक है, तो एटम की ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो है ये ई माइनस। इलेक्ट्रॉन को लिखा जाता है किस फॉर्म में, ई माइनस के फॉर्म में। प्रोटॉन को स्मॉल p से दर्शाते हैं और न्यूट्रॉन को स्मॉल n से दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन को e माइनस से दर्शाते हैं, स्मॉल e माइनस, प्रोटॉन को स्मॉल p से और न्यूट्रॉन को स्मॉल n से। ठीक है, तो एटम किससे मिलकर बना है, इन 3 चीज़ों से मिलकर बना है, 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम जो यहाँ पे आयंस की बात कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन से। इनको अभी भूल जाइएगा। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं एटम के बारे में ब्रीफली आपको नॉलेज दूंगी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट उसमें किस तरीके का होता है, क्या इनके अलावा और भी कोई चीज़ें होती हैं, कैसे उसका पूरा मतलब वो रिएक्ट करता है। ये सारी चीज़ें मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर जब आपको पढ़ाऊँगी तो उसमें आप डीपली पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आयन को समझने के लिए आप इतना जान लीजिए कि एटम में एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और इसी के बेसिस पे बनते हैं आयन। अब आयन जो है इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे 2 तरीके के बनते हैं, एक तो पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन बनता है जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए, लूज किया जाए। और नेगेटिव आयन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाए, मीन्स इलेक्ट्रॉन को लिया जाए। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं तब बनता है नेगेटिव आयन, और जब इलेक्ट्रॉन्स को दिया जाए तब कौन सा आयन बनेगा, पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव आयन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव की। क्योंकि गैस के स्टेट में, यहाँ पर जो प्लाज्मा स्टेट है उसमें जो आयन बनता है वो हमेशा पॉजिटिव ही बनता है, और हमेशा पॉजिटिव किस बेसिस पे बनता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल कर, लूज करके। ठीक है ना, तो अब आ जाइए यहाँ पर। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मतलब आयंस का बनना, आयंस के बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन बोलते हैं। अब आयंस कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर आयंस जो बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। कैसे बनेंगे, इलेक्ट्रॉन को निकाल कर बनेंगे। इलेक्ट्रॉन को निकाल कर मतलब आपको हमें पता ही है कि एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो जब कोई एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, निकाल देता है, उसको फ्री कर देता है, तब पॉजिटिव आयन बनता है। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फ्री करके पॉजिटिव आयन बनाने वाली जो स्टेट है वही प्लाज्मा स्टेट है। क्यों, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा था, प्लाज्मा क्या है, आयोनाइज्ड गैस। आयोनाइज्ड गैस, ऐसी गैस जो आयोनाइज्ड हो चुकी हो। आयोनाइज्ड हो चुकी से मतलब क्या है, जिसमें आयंस हो, जिसके आयंस बन गए हो। आयंस बनने से मतलब है ऐसी गैस जिसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना लिए हों। जिस स्टेट में हमें पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हों, वो स्टेट प्लाज्मा स्टेट कहलाती है। तो हीटिंग के थ्रू क्या होता है कि जब हम इसका टेम्परेचर, मीन्स गैस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो जो एटम्स हैं, एटम्स जो प्रेजेंट हैं, उन एटम्स में हीट जाती है, वो उस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं।
एब्जॉर्ब करने से उनके अंदर जो 3 पार्टिकल्स है, किसी भी एटम के अंदर जो 3 पार्टिकल्स है, कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनमें से जो इलेक्ट्रॉन वाला पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल उस हीट को, मतलब वो एटम उस हीट को एब्जॉर्ब करके, उस हीट को गेन करके अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, मीन्स उस एटम में से निकल जाते हैं। एक एटम होगा तो एक ने एक निकाल दिया, दूसरे ने दूसरे निकाल दिए, तीसरे ने तीसरे निकाल दिए, कई सारे एटम से मिलकर बनी होगी गैस, ठीक है। तो उस गैस के इलेक्ट्रॉन्स, उस गैस के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री घूमते हैं, बाहर फ्रीली घूमते हैं, और जो आयन है जो पॉजिटिव फॉर्म में है वो अलग घूमता है। तो इस तरीके से ये चीज़ आप देख रहे हो, इसमें क्या और देख रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन और आयंस, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। तो इस तरीके की जो हमें चीज़ देखने को मिलती है, जिसमें क्या हो रहा है, हीट को गेन करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस पूरे में मूव कर रहे हैं इधर उधर, उस तरीके का जो कॉम्पोजिशन है, उस तरीके का जो स्टेट है, वही कहलाता है प्लाज्मा स्टेट, वही कहलाता है प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। तो ये है प्लाज्मा स्टेट। तो अच्छा, प्लाज्मा स्टेट जो होती है उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देती हूँ प्लाज्मा स्टेट का। आपने नियॉन लाइट देखी होगी, नियॉन लाइट में क्या होता है, प्लाज्मा स्टेट होता है। डेली वेयर लाइफ में अगर मैं कुछ एप्लीकेशंस आपको बताऊं तो ये जो नियॉन लाइट होती है जिसमें आपको फ्लोरेसेंट चमक देखने को मिलती है, वो प्लाज्मा स्टेट की होती है। प्लाज्मा स्टेट की खासियत ये होती है कि वो फ्लोरेसेंस डेवलप करता है, एक प्रतिदीप्ति, एक चमक, एक लाइट उत्पन्न करता है। जैसे कि आप फ्लोरेसेंट बल्ब देखते हो, ट्यूब लाइट्स देखते हो, उसमें क्या होता है, उसमें गैस भरी होती है। तो उन ट्यूब लाइट्स में को जब हम जलाते हैं तो उसमें से लाइट निकलती है, चमक निकलती है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर जो गैस भरी हुई है उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो आयोनाइज्ड हो जाती है, और आयोनाइज्ड होने की वजह से, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी मूव हो जाती है, और मूव होने की वजह से जैसे ही इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, निकलते हैं, तो एक चमक पैदा होती है, जिससे लाइट, जो हमें लाइट की फॉर्म में दिखती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जितने भी फ्लोरेसेंट बल्ब है, ट्यूब लाइट्स हैं, नियॉन लाइट्स है, उनमें प्लाज्मा स्टेट के थ्रू ही हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लोरेसेंस देखने को मिलते हैं। यूनिवर्स 99% प्लाज्मा स्टेट का ही बना है। जैसे उसमें अगर हम बात करें सन की, तो सन में आप देख रहे हो अपनी खुद की एक लाइट है, कितनी सारी एनर्जी है, वो एक प्लाज्मा स्टेट का ही फॉर्म है। और स्टार्स में जो लाइट देख रहे हो आप, जो चमक देखने को हमें मिलती है, वो भी एक प्लाज्मा स्टेट का ही एग्जाम्पल है। मून को मत लीजिएगा, मून कभी भी, उस मून में अपनी लाइट नहीं होती है, वो एक रिफ्लेक्शन होता है उसका सन का, या आप अपने ज्योग्राफी वाले टीचर से पढ़िएगा। तो मून में अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, सन में अपनी खुद की लाइट होती है, स्टार्स में होती है, ठीक है। तो ये जो सन में और स्टार्स में जो लाइट आप देख रहे हो, चमक देख रहे हो, ये प्लाज्मा स्टेट की वजह से ही पैदा होती है। इन पर बहुत हाई टेम्परेचर होता है। क्यों हाई टेम्परेचर ही तो किया है हमने यहाँ पे, जब तक प्लाज्मा स्टेट बनी। और वो चमक पैदा इसलिए होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। जैसे ही हर गैस का अपना इलेक्ट्रॉन एमिट होने पर एक अलग तरह का कलर का चमक हमें एक अलग कलर की चमक देखने को मिलती है। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की फ्लोरेसेंस हमें प्लाज्मा स्टेट की वजह से देखने को मिलती है। अब प्लाज्मा टीवी भी सुनने में आ रहा है, कि अभी मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था कि किस तरीके का टीवी होता है, लेकिन मुझे दिखा नहीं, और आ रहा है कि प्लाज्मा टीवी के नाम से भी एक टीवी आ रहा है। तो इस तरीके से प्लाज्मा स्टेट को हम अच्छे से समझ सकते हैं कि आयोनाइज्ड गैस जो है वो प्लाज्मा स्टेट होती है, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना।